Hello everyone, I am Ankit Bharadwaj, your English facilitator. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो इसमें जो पोइटेस है उसने हमें एनिमल्स के बारे में बताया है। पोइटेस ने हमें उनके फीचर्स के बारे में बताया कि अगर आप न्यू हो, अगर आप इन एनिमल्स के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही ह्यूमरस वे के साथ उनके फीचर्स बताए हैं कि कभी आपके सामने जो है इस तरह के एनिमल्स आ जाएं या कभी आपका इनके साथ इनकाउंटर हो जाए तो आप कैसे इसको जो इन एनिमल्स हैं इनको कैसे आप पहचानोगे। सो बहुत ही अच्छे वे के साथ यहाँ पे पोइटेस ने इन एनिमल्स के बारे में हमें बताया। तो लेट अस सी। फर्स्ट स्टैंजा वी हैव, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So in this stanza, poetess is talking about an Asian lion. Asian lion के बारे में बात कर रही है कि अगर कभी आप ईस्ट के जंगल की तरफ जाओ और आपको मौका मिले उन जंगल्स में जाने का, तो आपके सामने एक बहुत ही लार्ज बड़ा सा 20 मीन्स इट इज़ अ येलोइश कलर। तो येलो कलर का एक बीस्ट मीन्स सम टाइप ऑफ डेंजरस एनिमल, काइंड ऑफ मॉन्स्टर। तो आपके सामने एक मॉन्स्टर टाइप का बहुत बड़ा सा एक 20 कलर का बीस्ट आ जाए और अगर वो चिल्लाए, रोर करे कि आपको वो मार देगा, आपको पता लगे, आपको ये रियलाइज़ होने लग जाए कि आप मरने वाले हो, देन वो आपको उस एनिमल के बारे में पता चल जाएगा। दैट एनिमल इज़ डेफिनेटली एन एशियन लायन। तो वो जो एनिमल है वो एशियन लायन है। तो इस स्टेंजा में जो पोइटेस है वो हमें एशियन लायन के बारे में बता रही है, उसके फीचर्स के बारे में बता रही है। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So in this stanza, poetess is talking about Bengal tiger कि बंगाल टाइगर के किस तरह के फीचर्स होते हैं। तो वो स्टार्ट करती है कि अगर आप कहीं घूमने घूमने के लिए निकले हुए हो और आपका सामना किसी नॉबल दिखने वाले जंगली किसी डेंजरस एनिमल से हो जाए जो आपको वेलकम करे, और उसकी पहचान क्या होगी, उसकी जो स्किन है, ग्राउंड इसमें स्किन को बोला गया है कि उसकी जो स्किन है वो येलो कलर की होगी और उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स लगे होंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे जो है स्ट्राइप्स उसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। तो नोटिस करना कि अगर वो आपको खाने के लिए दौड़े, कि अगर आपको वो खाने के लिए आपको आपके ऊपर अटैक करे तो आपको वो खा जाना चाहिए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो बहुत ही आसान सा रूल है जो आपको याद रखना होगा कि वो बंगाल टाइगर है, वो बहुत ही डेंजरस एनिमल है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टैंजा। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, तो घूमते हुए अगर आप किसी ऐसे बीस्ट से मिल जाओ जिसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स लगे हुए हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे बॉडी के ऊपर ब्लैक जो है स्पॉट्स लगे हुए हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो वो आपकी तरफ अटैक करने के लिए आए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो वो डेफिनेटली लेपर्ड होगा। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो चिल्लाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना मर्जी दर्द से चिल्लाते रहो वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा चिल्लाओगे वो उतना ज़्यादा अटैक करने के लिए आपको आएगा। यहाँ पे इस स्टेंजा में जो पोइटेस है वो लेपर्ड के बारे में कुछ बता रही है। लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा। If when you are walking around your yard you meet a creature there, यहाँ पे पोइटस बात कर रही है कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, अगर आप वहाँ पे स्ट्रॉल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई क्रिएचर दिख जाता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत अच्छे से हग कर लेता है, बहुत ही लविंग तरीके से आपको हग कर लेता है। बी श्योर इट इज़ बियर, तो डेफिनेटली वो बेयर होगा, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो क्रिएचर है वो बेयर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस
ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि ये बियर है या नहीं, तो वो आपको बहुत ही लविंग तरीके से, जेंटल तरीके से दोबारा से हक करेगा। सो इस स्टैंजा में पोइटेस जो है हमें बियर के कुछ फीचर्स के बारे में बता रही है। सो इन दिस स्टैंजा वी हैव टू क्रिएचर्स। स्टार्ट करते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नवाइस माइट नॉन प्लस। तो यहाँ पे जो पोइटेस है वो बात कर रही है कि अगर आप न्यू हो, नवाइस मीन्स न्यू, अगर आप एनिमल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, आप बिल्कुल न्यू हो, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्टिंग्विश कर देती हूँ। यहाँ पे आपको मैं दो अलग अलग क्रिएचर्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि उनमें क्या डिफ्रेंशिएट, क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है उनको। The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodile. तो यहाँ पे हाइनाज और क्रोकोडाइल को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि अगर तो कोई क्रिएचर बहुत ही स्माइल कर रहा है, बहुत ही हैप्पीली आपको वेलकम कर रहा है, तो वो हाइनाज होगा। अगर वो रो रहा है, हमेशा आपको रोता हुआ दिख रहा है, वीप करता हुआ दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली क्रोकोडाइल ही होगा। तो यहाँ पे हाइनास और क्रोकोडाइल को डिस्टिंग्विश किया गया है। एक तो जो हाइनास है वो स्माइल करता रहता है और जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा रोता रहता है। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टंजा। दिस इज द लास्ट स्टंजा। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो पोइटेस है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है कैमिलियन को लिजर्ड से, कि जो कैमिलियन है वो लिजर्ड की तरह दिखती है, वो छोटी सी होती है। तो कैमिलियन क्या होती है गाइस? कैमिलियन गिरगिट को बोलते हैं। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। तो कैमिलियन के कोई भी ईयर्स नहीं होते, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके जो विंग्स है वो भी नहीं होते। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप ट्री को देख रहे हो तो आपको ट्री के ऊपर कुछ भी बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ द कैमिलियन यू सी। तो वहाँ पे कैमिलियन बैठा हुआ है, मीन्स जो कैमिलियन है वो, जैसे कि आपको पता ही है गिरगिट रंग बदल देता है, तो उसने अपना जो कलर है वो चेंज किया हुआ है ट्री के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको लगता है ट्री के ऊपर कोई भी नहीं बैठा, तो वहाँ पे कैमिलियन बैठा हुआ है। So with this we have done our explanation of this poem. So let us talk about our another work, literary devices. Let us start. So first of all we have a rhyme scheme. So what is rhyme scheme? Rhyme scheme वो होती है guys जो किसी particular scheme को follow करे, जैसे जो words हैं वो rhyme करते जाएं और वो किसी particular scheme को follow भी करे। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं हम। तो चांस, चांस ये हमेशा हम जो लाइन का लास्ट वाला वर्ड है उसको देखेंगे कि वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वाले वर्ड से राइम कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो इसको हम जो ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईस्ट। तो ईस्ट जो है ये चांस के साथ राइम नहीं कर रहा, सो इसको हम बी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एडवांस। तो एडवांस चांस के साथ राइम कर रहा है, सो हम इसे ए देंगे। उसके बाद बीस्ट। तो बीस्ट किसके साथ राइम कर रहा है? बीस्ट इज राइमिंग विद ईस्ट, सो हम इसे बी देंगे। नेक्स्ट वी हैव डाइन। तो डाइन जो है वो ना तो चांस एडवांस के साथ राइम कर रहा है और ना ही बीस्ट और ईस्ट के साथ कर रहा है, सो हम इसे सी यहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव लाइन। तो लाइन जो है वो डाइन के साथ यहाँ पे राइम कर रहा है, सो वी विल गिव इट सी। तो गाइज हमारे पास जो राइम स्कीम निकल के आई है वो है A B C C. So this is the rhyme scheme we have in our first stanza. तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट वी हैव इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट क्या होती है? इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। अगर सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन के साथ हम कंटिन्यू करते जाएं, इट मीन्स अगर कोई भी लाइन जो है किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ एंड ना हो तो वो नेक्स्ट लाइन के साथ कंटिन्यू होते जाती है, तो इसको हम इंजैबमेंट बोल देते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन भी देख सकते हो, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। तो चांस के पीछे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा, इट मीन्स ये जो लाइन है वो कंटिन्यू कर रही है सेकेंड लाइन के साथ, तो ये इंजैबमेंट होगा। सो नेक्स्ट वी हैव एजोनेंस। व्हाट इज एजोनेंस? इट इज़ द यूज़ ऑफ वॉल साउंड।
इसमें हम जो है एजोनेंस में वॉल साउंड देखते हैं कि कहाँ पे हमें वॉल साउंड मिल रही है, और वॉल साउंड वो वर्ड्स के विद इन होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट लाइन में ये यू शुड, ओ साउंड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, शुड में भी ओ है, यू में भी ओ है, तो ये एजोनेंस होगा। ओके, तो उसके बाद शुड यू, यहाँ पे थर्ड लाइन में हमें मिल रहा है शुड और यू, तो इसमें भी जो है ओ साउंड क्रिएट हो रही है, तो इसको हम एजोनेंस बोलेंगे। लेट्स मूव टू अनदर स्टैंजा। राइम स्कीम देख लेते हैं। इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है गाइस वो क्या बनती है, राउंड। तो यहाँ पे हम इसको ए मार्क करेंगे, देन यू राउंड के साथ जो है राइम नहीं कर रहा तो हम इसे बी मार्क करेंगे। Third we have ground. So ground is rhyming with round. So we will give it A again. And next is U. So U is rhyming with U. That already has given. So next is learn. So जो learn है, it's not rhyming with U, ground, round. So we will give it C. And last we have discern. तो discern भी है, it is rhyming with learn, so we will give it C. So guys, finally we are having A, B, A, B, C, C again. So this rhyme scheme we have in our first stanza also. So in next stanza we also have the same rhyme scheme, A, B, A, B, C, C. So next literary device we have alliteration. What is alliteration? सो इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन होती है दैट स्टार्ट विद 2 और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए और वो वर्ड्स स्टार्ट होने चाहिए कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में वी आर हैविंग रोमिंग राउंड। तो रोमिंग राउंड, रोमिंग बोथ आर स्टार्टिंग विद आर, so and they are also closely connected. That's why we have given it as an alliteration. So next we have assonance. तो assonance it is a use of vowel sound. तो इसमें भी जो है ओ साउंड निकल के सामने आ रही है। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन में ही है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड। तो ओ साउंड है जो यहाँ पे हमें जो है क्रिएट होती दिख रही है, सो इसको हम एजोनेंस मार्क करेंगे। लेट्स मूव टू अनदर स्टैंजा। सो गाइज हम 2 स्टैंजास की जो राइम स्कीम है वो कर चुके हैं, तो आप बाकी के जो स्टैंजास रह गए हैं उनकी राइम स्कीम आप खुद करोगे। सो नेक्स्ट डिवाइस वी हैव एलिट्रेशन। अगेन इट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद 2 और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है एच साउंड निकल के हमारे पास सामने आ रही है, दैट ही हैज़, थर्ड लाइन में है he has, H is consonant and both are closely connected with each other, so that's why we have given it as an alliteration. Next we have repetition. Repetition is the repeating of words. जो words को repeat करें उसको repetition बोलते हैं. So we have lep and lep. Okay, so ये 2 words हैं हमारे पास, lep and lep. तो ये दोनों repetition के अंदर आ जाएंगे, ये repeat हो रहे हैं. So let's move to another stanza. First we have rhyme scheme, that's your work. And so next we have enjambment. Enjambment we have done already, कि continuation of sentence to the next line में भी continue रहे। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, if when you are walking around your yard you meet a creature there। तो यार्ड के बाद हमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा, सो इसलिए जो है हम इसे enjambment बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ W साउंड। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स देखनी होती हैं। एलिट्रेशन में आपको पता ही है कि क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में देखनी होती है। तो यहाँ पे जो है व्हेन और वॉकिंग, फर्स्ट लाइन में व्हेन और वॉकिंग बोथ आर स्टार्टिंग विद W एंड W इज़ कॉन्सोनेंट, सो इसको हम जो है एलिट्रेशन बोलेंगे। Let's move to another stanza. Rhyme scheme. Next is alliteration. Again use of consonant sound with closely connected words. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा novice, non plus. Both are starting with N. दोनों N के साथ start हो रहे हैं and N is consonant. We already know it. Next we have enjambment. Continuation of sentence to the next line. Next line में भी continue रहे.
तो जैसे दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे नॉइस माइट नॉन प्लस, तो प्रे के बाद हमें कोई भी जो है पंचुएशन मार्क नहीं दिख रहा, दैट्स वाई वी हैव गिवन इट एज एन इंचैपमेंट. लेट्स मूव टू अनदर स्टेंजा. अगेन राइम स्कीम ये आप खुद करोगे. नेक्स्ट वी हैव एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. तो यहाँ पे हमें जो है ही और हैजंट ये दोनों थर्ड लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गए हैं. he starting with h, hasn't also starting with h, and we know that h is a consonant. so यहाँ पे आके जो गाइस हमारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. एंड एट लास्ट वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? तो क्या डाइन है वो लाइन के साथ राइम कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे? ओके, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइन कोई भी वर्ड नहीं होता, डाइंग होता है, DYING. तो डाइंग वर्ड होता है, डाइन कुछ भी नहीं होता. बट द पोइट हैज़ गिवन डाइन इंस्टेड ऑफ डाइंग. वाई? बिकॉज द पोइटस वॉन्ट टू राइम द वर्ड डाइन विद लाइन. सो एक्चुअली ऑल द पोइट्स आर हैविंग पोइटिक लाइसेंस. उनके पास जो है पोइटिक लाइसेंस होता है अकॉर्डिंग टू विच की वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है. इट इज़ रिटन एज डाइन इन द पोम. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? तो डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया गया है लायन और टाइगर के बीच में? सो डिफ्रेंशिएट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, और हमने जैसे कि पोम को पढ़ा है तो हमें पता चल गया होगा. तो जो एशियन लायन है वो एक कट-20 बीस्ट है, और अगर वो आपके सामने आ जाए तो वो डेफिनेटली आपको खा जाएगा. तो सेम केस ही बंगाल टाइगर के साथ है कि अगर आप उसके सामने आ जाते हो तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और उसकी जो अपीयरेंस है वो अलग है एशियन लायन से, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स लगी हुई है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? तो क्या लेफ्ट और लेफ्ट दोनों स्पेल करेक्टली किए गए हैं? नहीं किए गए. व्हाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? तो अगर नहीं किए गए तो पोइटेस ने इनको ऐसे स्पेल क्यों किया, क्यों लिखा है? इज पोइटिक डिवाइस नोन एज पोइटिक लाइसेंस. तो ये भी बात हम कर चुके हैं कि उनके पास पोइट्स के पास एक पोइटिक लाइसेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग वो राइम करने के लिए जो है अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं उस पोइट्री के अकॉर्डिंग द पोम. सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ भी सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू. तो मैं तो इनको छोड़ रहा हूँ. अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो. इट्स अप टू यू. तो मैं आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट मुझे लगते भी नहीं है. So with this we have done the question answer, literary devices and explanation of this poem. Now we come to an end. जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के बाद बोलता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो आप इसे दोबारा देखें, दोबारा समझें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक गुड बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक. सी यू.